नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के। अब तो वोटों की गिनती लगातार जारी है और पहले मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी जिनको देना है वो वोटों की गिनती हो चुकी है। सेकंड वरीयता के आधार पर अब वोटों की गिनती हो रही है और पहली वरीयता में सबसे आगे आपको ये चौंकाने वाली खबर है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि बंशीधर ब्रिजवासी सबसे आगे चल रहे हैं और कह सकते हैं कि उन्होंने विजयी बढ़त बना ली है। 10,500 से ज्यादा मतों से वो आगे हैं और वोटों की गिनती चल रही है। लेकिन जो रुझान है, जो लगातार पहले चरण का जो गिनती हुई पहले चरण की, उस समय से ही ब्रिजवासी ने जो बढ़त बनाई है वो लगातार वो हर राउंड में उनकी बढ़त बनी हुई है और अब वो लग रहा है कि वो जीत हासिल ब्रिजवासी ही करेंगे। लेकिन ये इस फैसले को लेकर जनता का जो ये फैसला है, स्नातकों का जो ये फैसला है, वो किस तरह का फैसला है, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भोलानाथ जी का बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ये चौंकाने वाला है या आप इसके प्रति पहले से कहा कुछ? आपने तो एक बार कहा भी था कि ब्रिजवासी लड़ाई में आ गए हैं। देखिए, जैसे जैसे चुनाव मतदान की तारीख करीब आ रही थी, काफी उलटफेर चला इस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधान परिषद के चुनाव में। और जो पिछली बार हम लोग जो अपना विमर्श कर रहे थे उसमें यह बात बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा था कि वहाँ का परिदृश्य काफी तेजी से बदला है। जो लोग काफी पीछे चल रहे थे वो लोग अचानक मैदान में आ गए थे, लड़ाई में आ गए थे, बल्कि लड़ाई में कहीं आ गए थे। उसमें हम लोग विनायक गौतम का भी नाम लिए थे, बंशीधर ब्रिजवासी का भी नाम लिए थे। तो देखिए, इस बार अभी जो है वो 50% से थोड़ा कम वोट पड़ा था, ये हम लोग जानते हैं। करीब 48% समथिंग वोट पड़े थे। तो उस लिहाज से देखें तो करीब 75,000 मतदान हुए। अब मतलब 75,000 मतदान में जो वोटों की गिनती जो चल रही है, तो फर्स्ट वरीयता की आपने सही कहा कि काउंटिंग हो चुकी है, दूसरी वरीयता की चल रही है। और ये जब तक कि एलिमिनेशन राउंड खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये चौथी वरीयता तक ये काउंटिंग चलती है। लेकिन अभी तक जो वहां से जो चीजें आ रही हैं, जो वोट काउंटिंग के जो नतीजे जो अभी तक दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से बंशीधर ब्रिजवासी आगे चल रहे हैं और लगभग जीत की तरफ लगभग जीत ही चुके हैं, जीत की तरफ है। तो ये देखिए कि चौंकाने वाला इन द सेंस ये है कि मतलब अगर आप देखें तो सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा थे और पूरी ताकत के साथ पूरी ताकत झोंक दी थी एनडीए ने। न सिर्फ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बल्कि भाजपा जदयू के कई नेता वहां जाकर के उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे। देवेश चंद्र ठाकुर जो उनके सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है, वो खुद भी एकदम प्राणपण से लगे हुए थे कि अभिषेक झा जीत जाए, वरना तो उनकी चूंकि फील्डिंग की हुई वो निर्वाचन क्षेत्र है, तो चाहते थे कि उनकी जगह पर पार्टी ने जिनको बनाया है वही जीते। तो ये चल रहा था कि उस समय तक राकेश रोशन भी मैदान में थे और राजद के गोपी कृष्ण गुप्ता जो थे वो भी चल रहे थे। लेकिन अंतिम समय में विनायक गौतम को जब जनसुराज का समर्थन मिला तो वो भी सामने आ गए, लड़ाई में आ गए। और बंशीधर ब्रिजवासी शिक्षक नेता के रूप में अपना प्रसिद्धि कायम किए हुए थे और उनकी जीत में शिक्षक नेता होने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप देखिए कि अगर आप विनायक गौतम को देखें तो उनके साथ एक सियासी घराना भी काम कर रहा था जो कि रघुनाथ पांडे का था, उनके नाती हैं। हम लोग पिछले बार बताए थे कि उनके रघुनाथ पांडे के नाती हैं और अमरनाथ पांडे, नेता विजय, ये सब उनके पक्ष में लगे हुए थे। पूरा ब्रह्मर्षि समाज उनके पक्ष में लगा हुआ था। तो इसका नतीजा ये हुआ कि फॉरवर्ड वोटों में अभिषेक झा ब्राह्मण, राकेश रोशन क्षत्रिय समाज के राजपूत और ये ब्रह्मर्षि समाज के विनायक गौतम भूमिहार, तो फॉरवर्ड वोटों में जो कि काफी मायने रखता था वहां पर, वो उन वोटों में एक तरह से वो बिखर गया। लेकिन जो बंशीधर ब्रिजवासी हैं ये सैनी समाज से आते हैं और इनका उस समाज के साथ ही शिक्षक नेता होने का सबसे बड़ा फायदा मिला। रवि जी, हम आपको बता दें कि के पाठक जब शिक्षा विभाग का कमान संभाले हुए थे तो शिक्षक आंदोलनों को
मतलब माने दबाने के लिए, उसको वो कुचलने के लिए हाँ, किसी भी तरह हद तक जाने के लिए तैयार थे। जी। उसी क्रम में बंशीधर बृजवासी को हटा भी दिया गया विभाग माने से, बर्खास्त किया गया था। शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया था। लेकिन शिक्षक जानते थे कि ये आदमी हमारे हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है। और स्नातक जो होते हैं उसमें कई शिक्षक भी हैं, बड़ी संख्या उनमें शिक्षकों की भी है। तो ये एक कारण रहा है कि उनको शिक्षकों का वोट एक मुश्त झाड़ करके जो कहते हैं वो पड़ा, और सैनी समाज, शिक्षक, इन वोटों में बिखराव नहीं हुआ, लेकिन फॉरवर्ड वोटों में बिखराव हुआ। उसी तरह से अगर आप देखें कि अब जो है, अब जो स्थिति ये चल रही है कि अभिषेक झा जो सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार थे वो चौथे नंबर पर जाते हुए दिख रहे हैं, विनायक गौतम दूसरे नंबर पर दिख रहे हैं। तो अचानक यह उलटफेर जो है इस बार जो है, ये नतीजा सही मायने में एक तरह से काफी चौंकाने वाला है। जदयू को भी इसकी उम्मीद नहीं रही बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शिक्षक समाज में ये मैसेज है कि सरकार उनको क्रश कर रही है। ये ठीक है कि हाल के अभी अगर एक हफ्ते के सरकार के फैसलों को देखें, मैंने छुट्टियों को और तमाम चीजों को, ट्रांसफर, ये सब को लेकर के सरकार सॉफ्ट हुई है। ये चुनाव करीब देख करके ये सॉफ्टनेस आई, ऐसा नहीं होती है। कहावत है, भाई बिन हो ही न प्रीति। और शिक्षकों ने दिखा दिया। तो सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शिक्षक समुदाय अगर नाराज रहा तो उसको डर है कि चुनाव में परिणाम थोड़ा हमारे खिलाफ जा सकता है। तो सरकार उसी हिसाब से शिक्षकों को अब लुभाने रिझाने में भी जुट गई है। इसी वजह से कई घोषणाएं अब उनके पक्ष में हो रही हैं। तो अब ये बंशीधर बृजवासी ने एक बार फिर साबित किया कि शिक्षक समाज जो है, शिक्षक समुदाय जो है, वो एक बड़ी ताकत रखता है बिहार में। अब आप देखिए कि अगर ये परिणाम पर जरा आप गौर करें तो ये साफ है कि एक संदेश गया कि भाई जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके उलट भी परिणाम आ सकते हैं। और एक निर्दलीय उम्मीदवार, मैंने कहीं गिनती नहीं थी शुरुआती दौर में कोई ये नहीं था, लेकिन अब जो अचानक जो मैदान में आए और अंदर अंदर पता चल रहा है कि ये काम अच्छा कर रहे थे, अपने लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, चुनाव में प्रेरित करने के लिए अपना लगे हुए थे। तो अब जो इस तरह का जो नतीजा है तो वो एक मैसेज देगा, सियासी मैसेज देगा कि भाई आप, जैसे अभी पिछला जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, बिहार विधानसभा उपचुनाव, उसमें 4 सीटें एनडीए गठबंधन जीता, हुआ कि एनडीए की जय जयकार हो गई। लेकिन अब जो एकमात्र चुनाव था और उसमें लग रहा था कि जब सत्तारूढ़ गठबंधन के ही देवेश चंद्र ठाकुर से खाली हुई सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन का ही उम्मीदवार जीतेगा, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन ये बड़ा उलटफेर जो है वो कई तरह के संदेश देता है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, हो सकता है। बिल्कुल। और चूंकि अब जो है ये सहनी समाज से आते हैं, तो आप देखिए कि सियासी गणित किस तरह से बदलता है, सियासी सोच किस तरह से बदलती है। मुकेश सहनी भी अपने आप को इसी समाज का एक बड़ा नेता घोषित करते हैं। लेकिन अब जो है एक नया नेता इस चुनाव से सामने आ जाएगा। तो आप जैसे आप कहे ना कि जैसे संघर्ष का परिणाम अच्छा होता है, मीठा होता है, मेहनत का फल भी अच्छा होता है। तो बंशीधर बृजवासी ने जो संघर्ष किया शिक्षकों के लिए और उनको जो बर्खास्त किया गया, उसका कहीं ना कहीं असर ये रहा कि अब वो बर्खास्तगी से माननीय तक पहुंच गए हैं। अब तो माननीय कहना पड़ेगा। अब तो माननीय के पाठक जी भी अगर उनको संबोधित करेंगे तो माननीय संबोधित करेंगे, जिनकी कलम से उनकी बर्खास्तगी हुई थी। तो अब ये जरा सा देखिए कि एक नेता जो बर्खास्तगी की मार झेल रहे थे, अब वो माननीय के दर्जे पर पहुंच गए। अब समाज की बात करें, अगर निषाद समाज की बात करें, तो मुकेश सहनी जो है, जो अपने दम पर कभी कुछ ऐसा उलटफेर नहीं कर पाए, अगर बंशीधर बृजवासी ने कर दिया है, नतीजे फाइनल आ जाते हैं, जो जीत जाते हैं, तो एक अपने आप में एक याद आ गया कि इस समाज के ये एक नेता हैं। और जिस क्षेत्र में ये चुनाव हुआ है, तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में, उस इलाके में बड़ी, उसमें मुजफ्फरपुर जो इलाका है, वहां पर अकेले मुजफ्फरपुर में 67,000 वोटर हैं। और वहां से अगर उस इलाके से जीतते हैं जहाँ की सहनी समाज की बहुत अच्छी संख्या है, वहां से अजय निषाद जीतते रहे, कैप्टन जय निषाद लोकसभा चुनाव में जीतते रहे, इस बार राजभूषण निषाद जो जीते हैं वो भी उसी समाज से आते हैं। तो ये माना जाएगा
कि तिरहुत क्षेत्र में या बिहार में एक सहनी समाज का एक और नेता का अभ्युदय हो चुका है इसके। अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि पिछली बार जब हम लोग चर्चा करने बैठे थे और लगातार जो रुझान मिल रहे थे, वहां से जो सूचनाएं मिल रही थी, उसके हिसाब से लड़ाई में राकेश रोशन भी थे और बाद में विनायक गौतम जो जन स्वराज का समर्थन मिलने के बाद आ गए, तो विनायक गौतम भी लड़ाई में आ गए। गोपी किशन को कोई कहता नहीं था कि वो लड़ाई में है, लेकिन शुरू से मैंने लगातार दूसरे नंबर पर गोपी किशन ही रहे। गोपी किशन का अभी तक जो आ रहा था उसमें लेकिन तीसरे नंबर पर भी एक मायने रखता है, क्योंकि आपके जदयू के उम्मीदवार तो चौथे नंबर पर चले पहुंच गए। गए। हाँ, तो उसमें अगर आप ये देखिए कि राकेश रोशन, ऐसा नहीं है कि राकेश रोशन या विनायक विजेता ने मेहनत नहीं किया या उनके लिए उनकी टीम ने काम नहीं किया, लेकिन एक बड़ा कारण ये रहा कि फॉरवर्ड जो तीन उम्मीदवार थे, अभिषेक झा, विनायक गौतम और राकेश रोशन, तीनों फॉरवर्ड समाज के उम्मीदवार जो थे, इनके वोटों का डिवीजन हुआ, बंटवारा हो गया, बिखराव हुआ। लेकिन बाकी जो इनका जो वोट था बंशीधर ब्रिजवासी का, इनका वोट एक मुश्त इनके खाते में पड़ा और शिक्षक नेता होने का भी उनको लाभ मिला। लेकिन बीच में जो राजनीति हुई कि आनंद मोहन ने कह दिया कि माने ये राजपूतों का वोट राकेश रोशन को नहीं मिले, और उन्होंने चिराग पासवान पर ये सवाल खड़ा किया। चिराग पासवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि वो अभिषेक झा के समर्थन में है, और ये इस तरह की जो राजनीति हुई, ये सब राजनीति हवा हो गई। माने अब इसका भी कोई मायने है क्या? देखिए रवि जी, ऐसा है कि इस तरह के बयानबाजी जो आनंद मोहन का जो आया था, वो खास करके एक समाज के लिए था, वो क्षत्रिय समाज के लिए, क्षत्रिय समाज के लिए, कि वो अगर उसका लब्बो लोहा ये निकाला गया कि वो चाहते थे कि क्षत्रिय समाज का वोट अभिषेक झा को पड़े। राकेश रोशन क्षत्रिय समाज के होने के नाते, लोकल होने के नाते उन वोटों को ना अपने तरफ मोड़ लें, तो इसलिए उनका बयान आया था। लेकिन अगर आप टोटल वोटों को जोड़ेंगे, 1,57,000 वोटर है वहां पर, उसमें से 75,000 से अधिक कास्ट हुए, तो उसमें अगर देखेंगे तो क्षत्रिय समाज बहुत नहीं रहा होगा, सब मिला करके ही रहता है। तो एक तो वो कारण रहा कि बहुत असर नहीं डाल पाया। दूसरा कि चुनाव में इस तरह की जो चीजें होती हैं, जैसे राकेश रोशन के लिए जब बात ये उठी कि ये लोजपा के पुराने नेता हैं, पूर्व नेता हैं, तो लोजपा के लोग इनके साथ समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान पर ये तोहमत लगी थी। और ये बात सही है कि लोजपा के कई नेता राकेश रोशन के पक्ष में काम कर रहे थे, उस क्षेत्र के लोगों ने देखा, जाना, समझा। अच्छा, हाँ, तो ये चीज था कि अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से, खेमे की तरफ से ये उन पर दबाव पड़ा कि आप क्लियर कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए कि आप चुनाव में किसके साथ हैं। और यही कारण था कि चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा के पक्ष में वोट करेंगे और किसी के पक्ष। लेकिन इस तरह के दावे प्रति दावे, उनकी हकीकत क्या होती है वो दर्शक भी जानते हैं, हमारे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो वो बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब अगला जो बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके लिए समाज से, निषाद समाज से एक नेता मिल गया, और सरकार को भी शिक्षक समुदाय पर कोई भी कड़ा एक्शन लेने में अब एक बार सोचना पड़ेगा कि हम ले तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बुमरांग कर जाए, हमारा नुकसान कोई कर दे। सबसे बड़ी क्षति आपको लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर की छवि पर भी पड़ी है? और देवेश चंद्र ठाकुर का जो, एक तो रामेश्वर महतो अचानक जदयू छोड़ के और गए थे कि वो भी राकेश रोशन को सहयोग करेंगे, और उनकी अदावत देवेश चंद्र ठाकुर से थी, वो सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिली थी। तो इसका माने ये हुआ कि एनडीए के भीतर घात हुआ, इसीलिए उनको चौथे नंबर पर जाना पड़ा। देखिए, हम लोग अपने पिछले विमर्श में ये बात एक उठाए थे कि देवेश चंद्र ठाकुर के जो साथ रहते हैं, करीबी हैं, मनीष शुक्ला जी, वो उनको पहले ये आश्वासन था कि जब ये सीट मेरे सांसद बनने से, मतलब देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद जो खाली होगी तो उस पर उनका दावा बनेगा। लेकिन पार्टी ने जब अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया तो बताया जाता है कि मनीष शुक्ला को बहुत अच्छा नहीं लगा। तो ये और जबकि मनीष शुक्ला के जो बड़े भाई हैं वो जन स्वराज के लिए काम करते हैं, तो ये माना गया कि कहीं दोनों भाई मिल करके और कुछ दूसरा गुल न खिला दिए हों। तो जो भीतरघात की आशंका जो आप बता रहे हैं, उससे मतलब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है।
लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो देवेश चंद्र ठाकुर उस क्षेत्र में, तिरहुत क्षेत्र में, मिथिलांचल क्षेत्र में एक बड़ी छवि के नेता हैं और सांसद बने। तो उनका जो ये क्षेत्र था, वहां से अगर उनकी पार्टी के उम्मीदवार को विजय श्री नहीं मिली तो ये देवेश चंद्र ठाकुर के लिए एक बड़ी शिकस्त मानी जा रही है। दूसरा कारण ये कि रामेश्वर महतो जो जदयू से इस्तीफा देकर के राकेश रोशन के पक्ष में उतरे थे, तो भले राकेश रोशन न जीते हों, लेकिन रामेश्वर महतो कम से कम इससे संतुष्ट जरूर हो गए होंगे कि हमारे जो सियासी दुश्मन जो है उनके भी उम्मीदवार हार गया। तो इस मामले में वो भी खुश हो रहे होंगे कि भाई चलिए हम नहीं जीते, हमारा उम्मीदवार नहीं जीता, तो चलिए उनको उम्मीदवार कह सकते हैं कि मेरा काम हो गया। यही चाहते थे कि उनको हरा तो अगर वोटों में बिखराव हुआ तो ये सारी करणियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो आपको लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर का कद छोटा होगा मैंने इस हार से? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर अगर सीट उनके वजह से खाली हुई थी लोकसभा सांसद बनने से, तो अगर उनके पक्ष में परिणाम जाता तो ये होता कि भाई उन्हीं की जगह पर एक पार्टी का दूसरा आदमी आ गया। लेकिन देखिए, चुनाव होता है और चुनाव में अंतिम समय तक, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि विनायक ये बंशीधर ब्रिजवासी जीत की ओर है, लेकिन क्या उलटफेर होगा ये हम लोग नहीं जानते। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ये हम लोग कतई भी नहीं कह सकते हैं कि जीत गए हैं। तो चुनाव होता है, जंग है, इसमें कौन बाजी मारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहने की तो बात आती है कि देवेश चंद्र ठाकुर का उम्मीदवार नहीं जीता या उनका असर कम हो गया क्या, ये सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन चुनाव है, जो जीता वही सिकंदर। तो अगर बंशीधर ब्रिजवासी जीत गए तो ये सिकंदर है इस चुनाव के। मुजफ्फरपुर में माने देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थित उम्मीदवार का हार जाना और एक नए सहनी नेता का उभरकर सामने आना। हालांकि वो शिक्षक नेता हैं और शिक्षक नेता के तौर पर उन्होंने अपना काम किया और एमएलसी चुनाव अपने दमखम पर, उनके साथ ना तो कोई बड़ा मैनेजमेंट करता कोई था और ना उनके पास, ये भी माना जा रहा है कि धनबल भी उनके पास नहीं था। तो बंशीधर ब्रिजवासी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, माना तो यही जा रहा है कि वो जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ना तो मैनेजमेंट काम किया और ना धनबल काम किया, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात सही है कि जब कई बार ऐसा होता है कि जो जनता का फैसला आता है, तो जनता का जब फैसला आता है, आप लोकसभा चुनाव में भी मोदी के 2 कार्यकाल को देखें तो उसको जनता का फैसला के रूप में देखा गया कि जनता जब चाह जाती है कि हमको क्या करना है, तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाती, सारी चीजें धरी रह जाती हैं। तो इस चुनाव में भी आप देखिए कि ये एक तरह से उस क्षेत्र के युवाओं का, स्नातक लोगों का, शिक्षकों का ये मनोभाव था कि हमको अपना नेता सामने लाना है। अब देखिए, इसका प्लस पॉइंट एक ये होगा कि बिहार विधान परिषद में शिक्षक नेता तो और भी हैं, क्योंकि वो बुद्धिजीवी लोगों का ही वो तो एक सदन है। तो उसमें नवल किशोर यादव ये सब लोग हैं, पहले केदार पांडे जी थे और भी नेता लोग हैं। तो लेकिन एक अति पिछड़ा नेता इस बार उभर कर सामने आएगा और जो अगर बोलेगा तो उसकी बात सरकार को सुननी पड़ेगी। और वो शिक्षकों की समस्याओं से रूबरू है, सारी चीजों को जानता है, पहचानता है। तो अगर कुछ बोलेगा तो उसका असर पड़ेगा न सिर्फ सरकार पर, बल्कि पूरे राज्य में एक मैसेज जाएगा कि शिक्षकों के हित में ये आदमी कुछ बोल रहा है। तो अब वो माननीय, पहले वो एक शिक्षक नेता थे, लेकिन अब वो एक माननीय का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो सदन में, बिहार विधान परिषद में अगर बोलेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। एक आखिरी सवाल के साथ कि क्या नीतीश कुमार की नजर होगी, ये एक अति पिछड़ा नेता उनको मिल जाए तो वो इस चाह में होंगे कि वंशीधर को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए? देखिए, अभी तक का जो इतिहास अगर हम देखें कि जो निर्दलीय उम्मीदवार चाहे वो किसी भी समाज से जीते हों, उनका एक इंक्लिनेशन जदयू की तरफ रहा है। तो ये इंक्लिनेशन बहुत स्वाभाविक नहीं रहता है, उसमें सत्ता पक्ष की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समीकरण, जोड़ घटा, गुणा भाग काम करता है। तो आप देखिए कि सुमित सिंह निर्दलीय हैं, उनके साथ हैं। अभी शंकर सिंह हाल में जीते थे सीमांचल इलाके से, वो भी उनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है, इस बार अगर ये जाते हैं तो नीतीश जी या जदयू भी चाहेगा
कि एक शिक्षक नेता जो कि अब अति पिछड़ा समुदाय से है, निषाद समुदाय से है, तो उनके साथ जुड़े तो कम से कम सरकार की बातों को सामने रखेगा तो उस समुदाय के लोग सुनेंगे, उसको समझेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि सरकार भी चाहे, मतलब जदयू भी चाहेगा कि ये नेता उनके साथ जुड़े। तो चलिए, अभी तो वोटों की गिनती जारी है। पहली प्राथमिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो बंशीधर ब्रिजवासी सबसे आगे चल रहे हैं, 10,500 मतों से वो आगे हैं। और दूसरी वरीयता का वोटों की गिनती चल रही है। अगर इस पर भी फैसला नहीं हुआ तो तीसरी और चौथी वरीयता को भी देखा जाएगा। वोटों की गिनती के हिसाब से सबसे आगे बंशीधर ब्रिजवासी चल रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने विजयी बढ़त बना ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि देर शाम तक जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो कि रिजल्ट किसके पक्ष में होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देवेश चंद्र ठाकुर की साख को धक्का लगता दिख रहा है। उनके समर्थित और जेडीयू के नेता ये अभिषेक झा चौथे नंबर पर चल रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल एनडीए के लिए है। राजद के प्रत्याशी गोपी किशन ने भी अपनी लड़ाई ठीक ठाक रखी और वो फिलहाल अभी वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन जो कहा जा रहा था कि वो लड़ाई में है ही नहीं, उन्होंने भी अपनी स्थिति बनाई रखी। देखना होगा रिजल्ट क्या आता है। लेकिन फिलहाल तो अभी यही है कि बंशीधर ब्रिजवासी सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जन स्वराज के प्रत्याशी विनायक गौतम हैं। अब शाम तक रिजल्ट रुझान कुछ और आएगा, जो अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और आप भी जुड़े रहिए इस तरह के हर अपडेट्स के लिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार।